जय हिंद। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हम बातचीत कर रहे थे और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। एक तो हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट को इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा। और दूसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या थे। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। बेसिक बात ये है कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये 1908 आते आते ऑलमोस्ट ओवर हो गया। स्वदेशी मूवमेंट का जो ओपन फेज था वो 1908 आते आते ऑलमोस्ट ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। ओपन फेज का मतलब ये जो हम ओपनली फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे, ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर रहे थे, ये ओपन फेज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज ऑलमोस्ट ओवर बाय 1908। हालांकि अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रहीं। लोगों ने छुप के अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करी और इन्हीं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का रिजल्ट था 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ। उस 1911 के दिल्ली दरबार में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया था अंग्रेज सरकार ने। बट जो ओपन फेज था वो कब ओवर हो गया? 1908 में। और इसके ओवर होने के पीछे रीजंस क्या रहे? एक जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे समझ में आता है वो था सूरत स्प्लिट। कांग्रेस के सूरत सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्लैशेस हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया और क्लैशेस इतने बड़े हो गए कि अल्टीमेटली मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया और कांग्रेस का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया। अब सोच के देखो, मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, उन्हीं के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, उन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मूवमेंट बट ऑब्वियस सी बात है कमज़ोर होगा। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीज़न था इस मूवमेंट के कमज़ोर होने के पीछे। और टाइमिंग भी देखो, सूरत स्प्लिट हुआ है 1907 में और 1908 में ये जो मूवमेंट का ओपन फेज है वो ओवर हो गया है। एक सबसे बड़ा रीज़न सूरत स्प्लिट। इसके अलावा सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन। जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई, सरकार ने बड़ा ब्रूचली लोगों को, इस मूवमेंट को सप्रेस करने की शुरुआत करी। लोगों को पीटा गया, मारा गया, लोगों को जेल में डाला गया। द मूवमेंट ऑल्सो फेल्ड टू क्रिएट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और अ पार्टी स्ट्रक्चर। इट ऑल्सो लैक्ड डिसिप्लिन। किसी भी मूवमेंट की सक्सेस के लिए एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, एक पार्टी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन हो। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ना तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन था, ना कोई प्रोमिनेंट पार्टी स्ट्रक्चर था और क्योंकि मासेस पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे तो डिसिप्लिन भी नहीं था। एक रीज़न ये भी रहा। 1908 आते आते जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको सरकार ने या तो अरेस्ट कर लिया या डिपोर्ट कर दिया। अब जब लीडर्स ही नहीं रहेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो मूवमेंट है वो कमज़ोर हो जाएगा। और ये स्पेशली हुआ सूरत स्प्लिट के बाद। सूरत स्प्लिट के बाद अंग्रेज सरकार ने अपनी पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक को इम्प्लीमेंट किया। कैरेट के तहत जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे उनको पैसिफाई करने की कोशिश करी सरकार ने। उनको कुछ कंसेशंस दिए गए और कंसेशंस दिए गए इन द फॉर्म ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। लेकिन मॉडरेट्स जो कि एक्चुअल में स्वदेशी मूवमेंट में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उनको सरकार ने कंसेशंस दिए, उनको पैसिफाई करने की कोशिश करी थ्रू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। लेकिन जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे जो कि एक्चुअल में इस स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उनको सरकार ने या तो अरेस्ट किया या डिपोर्ट किया। देखो एक एक करके अपन देख लेते हैं। लाला लाजपत राय, इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इतना सप्रेस किया जा रहा था कि सूरत स्प्लिट के बाद ये चले गए यूएसए। विपिन चंद्र पाल, इतना परेशान हो गए ये कि ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। अजीत सिंह, इनको पकड़ा गया और इनको डिपोर्ट कर दिया सरकार ने यूरोप। अरविंदो घोष, इनको अरेस्ट किया गया और इनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्राई किया गया। हालांकि बाद में अरविंदो घोष साहब को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ये भी फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए और इन्होंने ब्रिटिश इंडिया छोड़ दिया और ये सेटल हो गए पौंडीचेरी में। जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उनको 1908 में अरेस्ट किया गया और 6 साल की सज़ा सुनाई गई और इनको बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया।
मतलब एक्चुअल में जो लीडर्स इस स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे उनको या तो अरेस्ट कर लिया गया या उनको डिपोर्ट कर दिया गया, और मॉडरेट लीडर्स को कंसेशंस दिए गए, उनको पैसिफाई करने की कोशिश की गई, उनके लिए लाए गए मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। जब लीडर्स ही नहीं होंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मूवमेंट है ये कमज़ोर हो जाएगा। इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान मासेस को इन्वॉल्व तो किया गया, लेकिन मासेस की एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, उसमें लीडर्स फेल हो गए। जैसे मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन की बात हो रही थी, मूवमेंट में पैसिव रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, लेकिन एक्चुअल में नॉन कोऑपरेशन को या पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं किया गया। टाइम पे लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में या सरकार के बीच में क्लैशेस देखने को मिले, बिकॉज एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे चैनलाइज करना है, उसमें फेल हो गए लीडर्स। और फेल क्या हो गए, बट ऑब्वियसली बात है पहली बार ये मासेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको एग्जैक्टली समझाना कि मूवमेंट है क्या, वो अपने आप में चैलेंज था। और एक सेंस में जब हम कहते हैं कि मासेस को इन्वॉल्व किया गया तो वो ट्रू है। एक सेंस में कैसे कि आज से पहले तक कभी भी इस लेवल पे मासेस को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, बट अगर ऑल इंडिया कैरेक्टर के हिसाब से देखोगे तो ट्रू सेंस में मासेस ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। जैसे जमींदास ने पार्टिसिपेट किया लेकिन पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब एक सेंस में देखोगे कि यार पहले कभी भी मासेस को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, तो बोलोगे कि यार स्वदेशी मूवमेंट में मासेस ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब ऑल इंडिया सेंस में देखोगे तो उतना पार्टिसिपेशन नहीं था मासेस का जितना होना चाहिए था। जमींदार थे, विमेंस थी, स्टूडेंट्स थे, लेकिन उतने लेवल पे नहीं थे जितने लेवल पे होने चाहिए थे। और एक जो बड़ा रीज़न है वो ये भी है कि किसी भी मास बेस्ड मूवमेंट को लंबे टाइम तक सस्टेन करना अपने आप में चैलेंज होता है। गांधी कहते हैं ना कि किसी भी मूवमेंट का जो ट्रेजेक्टरी है वो होता है स्ट्रगल ट्रूस, कि मूवमेंट अपने पीक पे जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि लोगों की एनर्जी कम होने लग जाएगी और मूवमेंट नीचे डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। वही हुआ स्वदेशी मूवमेंट के साथ में कि 1905 में लॉन्च किया गया है और हम बात कर रहे हैं 1908 की। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल तक लोगों को उसी लेवल पे मेंटेन करना, इस मूवमेंट की पिच को उसी लेवल पे मेंटेन करना अपने आप में डिफिकल्ट था। तो रीजंस क्या रहे? एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो था सूरत स्प्लिट, कि लीडर्स आपस में ही लड़ रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे। फिर गवर्नमेंट भी रिप्रेस कर रही है, जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। मासेस को चैनलाइज करना नहीं आया, इस मूवमेंट को चलाना नहीं आया। तो धीरे धीरे करके 1908 आते आते ये जो मूवमेंट है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। इसका जो ओपन फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है और फिर लोगों ने अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वदेशी मूवमेंट की इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है। इट प्रूव्ड टू बी अ लीप फॉरवर्ड। पहली बार ऐसा हुआ कि वो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जैसे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, विमेंस ने पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो मतलब नए नए सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक ये मूवमेंट पहुंचा। जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट के मेजर ट्रेंड्स हैं उनकी शुरुआत इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हुई। जैसे कंजर्वेटिव मॉडरेशन, जैसे पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, पहली बार एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिली। इसके बाद पहली बार रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। फिर आगे चल के सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी प्लेटफॉर्म भी यहीं रखी गई। पैसिव रेजिस्टेंस और नॉन कोऑपरेशन, हालांकि इनको ट्रू सेंस में फॉलो नहीं किया गया, लेकिन बातचीत पहली बार इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही की गई। तो आगे जितनी भी नेशनल स्ट्रगल होगी, उसके जितने भी आइडियाज़ हैं, उनकी फाउंडेशन रखी गई इस स्वदेशी मूवमेंट में। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तक लिमिटेड नहीं था। इसमें आर्ट को इंपॉर्टेंस दी गई, लिटरेचर को इंपॉर्टेंस दी गई, साइंस को इंपॉर्टेंस दी गई, इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने इसी दौरान अमर सोनार बंगला लिखा। अविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने पेंटिंग्स बनाई। सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेशम गीतम लिखा। इसके अलावा वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, उन्होंने स्टीम नेविगेशन कंपनी की फाउंडेशन रखी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की फाउंडेशन रखी। तो ओवरऑल हर चीज़ को इन्वॉल्व किया गया था इस स्वदेशी मूवमेंट में। और स्वदेशी मूवमेंट ने पहली बार लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, लोगों को बिलीफ दिया, आत्मशक्ति की बातचीत की गई, लोगों को ये भरोसा दिया कि वो बोल्ड पॉलिटिकल पोजीशंस ले सकते हैं, वो कॉलोनियल आइडियाज़ को, इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज कर सकते हैं। एक तरीके से
हमारे नेशनल मूवमेंट में जितनी भी फ्यूचर स्ट्रगल होगी उसकी फाउंडेशन रखी इस स्वदेशी मूवमेंट ने। अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट मूवमेंट था लोगों को फ्यूचर के लिए तैयार करने में। इसने बहुत सारा कामकाज किया और एक जो सिग्निफिकेंट काम हुआ वो था कि मॉडरेट लीडर्स के हाथ में से लीडरशिप निकल के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के हाथ में चली गई। लीडरशिप पास्ड फ्रॉम मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट। और रीजंस क्या थे इस लीडरशिप के पास होने के? बड़ा सिंपल था कि मॉडरेट्स जो हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, और रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे इसलिए ये यूथ को और मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, अपनी तरफ कनेक्ट करने में फेल हो गए। भाई यूथ को चाहिए, मासेस को चाहिए कि सरकार को झुकाओ, लेकिन मॉडरेट्स का तरीका था प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा, जिसके थ्रू सरकार झुक नहीं रही थी। सरकार मॉडरेट्स की किसी भी इंपॉर्टेंट डिमांड को मान नहीं रही थी। तो जितना भी यूथ है, जितने भी मासेस हैं, वो देख रहे थे किसी नई लीडरशिप की तरफ, ऐसी लीडरशिप की तरफ जो थोड़ी अग्रेसिव हो, जो थोड़ा अग्रेसिवली सरकार को झुकाने की कोशिश करे। तो एक रीज़न क्या था कि यूथ और मासेस जो हैं वो मॉडरेट से कनेक्ट नहीं हो पाए थे। दूसरा, मॉडरेट्स को इतना टाइम हो गया था काम करते करते, लेकिन इससे पहले तक, स्वदेशी मूवमेंट से पहले तक, मॉडरेट्स ने कभी भी इस लेवल का ऑल इंडिया कैंपेन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं चलाया था। एक्सट्रीमिस्ट लोग पहली बार आए और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को एक पर्टिकुलर रीजन से, बंगाल से बाहर निकाल के ऑल इंडिया कैरेक्टर दिया। और जब इतना बड़ा काम करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि लोग उनके साथ में जुड़ेंगे। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट ने अपना कामकाज बहुत अच्छे से किया, लेकिन जब हम एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो उस आइडियोलॉजी में कंसिस्टेंसी नहीं थी। ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे इनके अपने अपने ओपिनियंस थे और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था उन ओपिनियंस में। लीडर्स कौन थे? अरविंदो घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे। लेकिन जब इनकी आइडियोलॉजी को पढ़ोगे तो तिलक बात करते थे स्वराज के बारे में, लेकिन स्वराज का मतलब उनके लिए सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट था कि कुछ हद तक सेल्फ गवर्नमेंट हमें अगर मिल जाए तो वो स्वराज है। लेकिन अरविंदो घोष जब बात करते थे स्वराज के बारे में तो उनके लिए स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब आइडियोलॉजिकल लेवल पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच में, लेकिन एक चीज़ में यूनिटी थी। यूनिटी किस चीज़ में थी कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे इनका मानना था कि हमें हमारे सोशल बेस को एक्सपेंड करना चाहिए, हमें मासेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं ये ट्रू सेंस में पेट्रियोटिज्म को, ये ट्रू सेंस में लड़ाई को रोड पर लेकर आए। ये जो पेट्रियोटिज्म की बातचीत किताबों में होती थी उसको ये ट्रू सेंस में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेकर आए। इन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई देश को बचाने के लिए सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़ती है, देश की सर्विस अगर करनी है तो आपको रोड पर उतरना पड़ेगा। बट एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव हैं। पॉलिटिकल लेवल पे अगर देखोगे तो इन्होंने लड़ाई को पॉजिटिवली आगे बढ़ाया, बट इनके कामकाज करने के तरीके में एक रिवाइवलिस्ट अंडरटोन भी दिखती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजर्वेटिज्म भी दिखता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब ने एज ऑफ कंसेंट बिल को अपोज किया था। एज ऑफ कंसेंट बिल जिसको कि लाया गया था गर्ल्स की मिनिमम एज ऑफ मैरिज को बढ़ाने के लिए। इस एज ऑफ कंसेंट बिल को बाल गंगाधर तिलक साहब ने अपोज किया था। तिलक साहब का कहना था कि मैरिज की एज अगर बढ़ाई जाएगी तो हम बढ़ाएंगे, फॉरेन रूल क्यों बढ़ाएगा। बट ये अपने आप में एक नेगेटिव मैसेज देता है कि एज ऑफ कंसेंट बिल जो कि अच्छा काम कर रहा है उसको आप अपोज कर रहे हो। तिलक साहब ने गणपति फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, शिवाजी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, एंटी काउ किलिंग कैंपेन्स की शुरुआत करी, और इसकी वजह से उनके ऊपर टैग लग गया हिंदू नेशनलिस्ट का। और इस टैग में प्रॉब्लम ये है कि हिंदूज तो आपके साथ में जुड़ेंगे, बट जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की शुरुआत कर देंगी, वो आपसे थोड़ा सा दूर होने की शुरुआत कर देंगी। और सेम हुआ अरविंदो घोष के साथ में, सेम हुआ लाला लाजपत राय के साथ में। हालांकि जो आइडिया है इन सारी चीज़ों को करने का वो पॉजिटिव है, वो अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से कुछ हद तक कम्युनलिज्म प्रोमोट हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से जो पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में रिलेशनशिप था वो थोड़ा अनहेल्दी हुआ। बट ओवरऑल अगर देखोगे तो ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स हैं उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच दी, उन्होंने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे नेशनल मूवमेंट को पुश किया। बड़ी सिंपल सी बातचीत कि फेलियर के रीजंस हैं, सूरत स्प्लिट है, लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, मासेस की एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया है, बहुत सारे रीजंस हैं फेलियर के। लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इट प्रूव्ड टू बी पॉजिटिव, इट प्रूव्ड
टू बी सिग्निफिकेंट इन द लॉन्गर रन। इसने फाउंडेशन रखी हमारे फ्यूचर नेशनल स्ट्रगल्स की, इसने फाउंडेशन रखी हमारे मासेस के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, इसने हमारे मासेस को तैयार किया आगे लड़ाई लड़ने के लिए। और फिर अपन ने देखा कि जो लीडरशिप है वो मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, कैसे चली गई, बिकॉज मॉडरेट जो हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। अब अपने को एक टॉपिक और पढ़ना है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या थे। देखो फटाफट से देख लेते हैं। मॉडरेट्स का जो सोशल बेस था वो लिमिटेड था जमींदार तक और अपर मिडिल क्लास तक। इनफैक्ट मॉडरेट लीडर्स जो थे वो खुद जमींदार क्लास से आया करते थे। बट एक्सट्रीमिस्ट का जो सोशल बेस था वो थोड़ा एक्सपेंड हुआ। इन्होंने एडुकेटेड मिडिल क्लास और लोअर क्लास को भी इन्वॉल्व करने की शुरुआत करी। मॉडरेट्स की जो आइडियोलॉजी थी वो इंस्पायर्ड थी वेस्टर्न लिबरल थॉट से। एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो इंस्पायर्ड थे इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन कल्चर से और हिंदू ट्रेडिशन से। मॉडरेट्स बिलीव करते थे इंग्लैंड के प्रोविडेंशियल मिशन में। मॉडरेट्स कहते थे ना कि अभी हम तैयार नहीं हैं कि हम अंग्रेजों को चैलेंज कर दें, अभी हम उतने पावरफुल नहीं हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ये सिर्फ इल्यूजन है, हम केपेबल हैं, हम चैलेंज कर सकते हैं, हम ब्रिटिश रूल को हटा सकते हैं। मॉडरेट्स का तो ये भी मानना था कि इंडियंस का अंग्रेज लोगों के साथ में कनेक्शन फिलहाल की डेट में बेटर है, उनके डेवलपमेंट के लिए बेटर है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने की ज़रूरत है। मॉडरेट जो हैं वो क्राउन के प्रति अपनी लॉयल्टी को प्रोफेस करते थे, क्राउन के प्रति लॉयल्टी को दिखाते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि क्राउन के प्रति लॉयल्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारा अलग देश होना चाहिए, हमारी अपनी कंट्री होनी चाहिए, हमें क्राउन की ज़रूरत ही नहीं है। मॉडरेट्स जो हैं वो मासेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स ने मासेस को इन्वॉल्व करने की शुरुआत करी। मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने सीधे सीधे स्वराज डिमांड किया, सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड किया, इंडिपेंडेंस डिमांड किया। मॉडरेट्स का तरीका क्या था? प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा। मॉडरेट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में बिलीव करते थे, सेल्फ सेक्रीफाइस की बातचीत भी नहीं करते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आए और उन्होंने बोला कि प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा से काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अडॉप्ट किया जाएगा, मासेस को इन्वॉल्व किया जाएगा, नेशनल मूवमेंट्स खड़े किए जाएंगे, लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। और वो सेल्फ सेक्रीफाइसेस में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि अगर देश के लिए फांसी चढ़ना पड़े तो चढ़ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के कामकाज करने के तरीके में। बहुत इजी, बहुत सिंपल सेशन था। इसके साथ आज की अपनी बातचीत अपन ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।